हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, 78th का जो पेपर हुआ था 4 जनवरी को, वो आपका डिस्कशन चल रहा है। उसका आज पार्ट 2 है। आप लोग पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज 6 से करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। और जो आपको लेक्चर मिल रहा है इसको आप लोग रिवाइज़ करते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बना सकते हैं तो टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होकर के उन्हीं सब टॉपिक से पूछे जाते हैं बार बार। तो ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। देखिए, हम लोग अमेंडमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं कि अमेंडमेंट जो है वो कैसे होता है, संविधान का संशोधन कैसे होता है। तो संविधान का संशोधन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो तरीका है कि नॉर्मल मेजॉरिटी वोट्स, मतलब 50% जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उनका 50%। दूसरा होता है, ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उसका 2/3। और ये 2/3 जो है ये इस 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी टोटल जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का, या फिर टोटल जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उसके 50% से ज़्यादा होना चाहिए और जितने लोग वोट दे रहे हैं और प्रेजेंट हैं उसका 2/3। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों से उसको पास करवाना, 15+ स्टेट से पास करवाना। ये सब हम लोग डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पहले से वीडियो देखे होंगे उसको पता होगा कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो तीसरा चीज़ पूछा है कि ऐसा संविधान में क्या क्या चेंजेस होता है जिसके लिए कम से कम आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य मतलब हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, तो कम से कम हमें 15 स्टेट से पास करवाना उस चीज़ को ज़रूरी है, तभी संविधान में उससे संबंधित कोई चेंज हो पाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देख करके भी आप समझ सकते हैं, या फिर ज़्यादा चीज़ होता नहीं है वैसा वैसा केवल 6-7 विषय है। अगर वो याद कर लेंगे तो भी चलेगा, और याद नहीं है तो आप ऑप्शंस देख करके एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति को चुनने के लिए उसमें अगर कोई चेंजेस करना है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन क्राइटेरिया है, तो राज्यों से पास कराना होगा। दूसरा कह रहा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जो राज्यसभा होती है उसमें राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, और लोकसभा में भी, जैसे बिहार से लोकसभा में 40 लोग जाते हैं, यूपी से 80 लोग जाते हैं, तो अलग अलग जो राज्य है उससे अलग अलग जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, नंबर ऑफ एमपीज हैं, वो सिलेक्टेड है। अगर उसमें चेंज करना है तो। तीसरा है 7वीं अनुसूची संबंधित कोई विषय। हमारी संविधान में 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची। तो जो 7वां अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को किन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को किन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, जैसे अगर विषय है करेंसी, तो करेंसी तो पूरे इंडिया में एक ही चलता है, तो अगर उसके संबंधित कोई कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, अगर कोई विषय है, मान लीजिए आप भूमि, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर, खेती, तो एग्रीकल्चर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून इसके लिए बनाया जाता है, तो ये आपको आ जाएगा फिर राज्य इस पर कानून बनाएगी। और जैसे मान लीजिए मैरिज, शादी, तो शादी ऐसा विषय है जिसपे दोनों ही कानून बना सकता है, केंद्र भी और राज्य भी, तो उसको अलग से एक लिस्ट में रखा जाता है, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट, ये राज्य हो गया स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट माने केंद्र सूची, राज्य सूची, और फिर ये हो जाता है कंकरेंट लिस्ट। इस पे दोनों ही कानून बना सकती है। तो ये तीनों जो लिस्ट है ना, ये 7वीं अनुसूची में ही दिया हुआ है कि कौन कौन सा विषय है जिसपे केंद्र कानून बनाएगी, कौन कौन सा विषय है जिसपे राज्य बनाएगी, और कौन कौन सा विषय है जिसपे दोनों बना सकता है। ये सब 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो उसका संशोधन क्या राज्यों से पास करवाना पड़ेगा। और चौथा ऑप्शन है राज्य विधान परिषद की समाप्ति। अगर कोई राज्य में विधान परिषद है, जैसे बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो उसको अगर समाप्त करना है
ठीक है, तो अगर किसी राज्य में विधानसभा बनाना, विधान परिषद बनाना है या विधान परिषद को समाप्त करना है, तो बाकी राज्य क्या इससे अफेक्ट होंगे? सिंपल से सोचिए कि किसी एक राज्य में अगर विधान परिषद को बनाना या खत्म करना है तो बाकी राज्यों पे कोई असर पड़ेगा? अगर बाकी राज्यों पे असर पड़ेगा तो फिर वहां से भी उसको पास कराना जरूरी है। अगर बाकी राज्यों पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो पास कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसी तरह से 7वीं अनुसूची जो अभी आपको बताया, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अगर उसमें कोई चेंज करना है, कोई कानून, मतलब मान लो कि जो शिक्षा है तो शिक्षा अभी कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें दोनों कानून बना सकता है, केंद्र भी और राज्य भी, शिक्षा संबंधित कानून। अब अगर केंद्र सरकार कहेगी कि नहीं, अब शिक्षा जो है इसको केंद्र में ले आओ, केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो राज्यों पे तो असर पड़ेगा, इस पे सभी राज्य अफेक्ट होंगे। तो 7वीं अनुसूची से संबंधित अगर कोई विषय है तो उस पे जब भी कोई चेंज होगा तो सभी राज्यों से सहमति लेनी होगी, सभी राज्यों से उसका सहमति चाहिए होगा। समझ गए? उसी तरह से संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों को जो परसेंटेज मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है, अगर उसमें भी कुछ चेंज करना होगा कि नहीं अब से परसेंटेज कम किया जाए तो सब राज्य का कम हो जाएगा, तो उसमें भी सभी राज्य शामिल होंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी के साथ साथ सभी एमएलए भी शामिल होते हैं, सभी राज्यों के। तो अगर उसमें कोई चेंज होगा तो एमएलए तो सब राज्य का शामिल होता है, तो सभी राज्य अफेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 ऐसे मैटर हैं जिसमें जब भी चेंजेस करने होंगे, जब भी संविधान में संशोधन करना होगा तो राज्यों से भी चाहिए होगा अनुमति, अनुमोदन चाहिए होगा। और कितना राज्य? सब राज्य नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट, आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए होगा। राज्य की विधान परिषद, कोई राज्य में विधान परिषद समाप्त करना है या फिर कुछ करना है, इसको कोई मतलब नहीं होगा। तो 4 आपका गलत हो जाता है, 4 गलत हो गया तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर है डी। तो ये 3 तो हैं ही, इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसपे सभी राज्यों से अनुमोदन चाहिए होगा, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट से। तो वो कौन कौन सा चीज है? देखो, अमेंडमेंट टू सर्टेन प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ कुछ ऐसा मैटर होता है जिसमें संविधान में अगर चेंज करना है तो आधा से अधिक राज्यों की अनुमति चाहिए होती है। दीज प्रोविजंस आर प्राइमली रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये रिलेटेड होता है देश के संघीय व्यवस्था से। फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था मतलब हमारा देश जो है ना वो राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ है। समझ में आया? इसमें राज्य हैं ढेर सारे और सब राज्य का अपना अपना सरकार है। ऐसा तो नहीं है कि राज्य नहीं है या राज्य है तो सब राज्य केंद्र सरकार के अंदर में आता है, ऐसा भी नहीं है। राज्यों के पास अपना स्वायत्ता भी है। ठीक है, राज्यों को कुछ कुछ इंडिपेंडेंट पावर भी दिया गया है। तो इसी को बोलते हैं कि राज्यों का संघ है इंडिया जो है। अगर इसमें कुछ चेंज करना हो तो फिर चाहिए होगा, जैसे कि राज्यों के पास अपना शक्ति है कुछ कानून बनाने का कोई कोई मैटर्स पे। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये वही हो गया 7वीं अनुसूची। केंद्र का पावर क्या है, राज्य की पावर क्या है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट यानी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, इससे संबंधित। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे यहाँ आर्टिकल 54 और 55। तो आर्टिकल 54 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, विच डील विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई मैटर होगा तो उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो हाफ ऑफ द स्टेट से पास कराना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सभी राज्यों के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कि जो पावर है यूनियन का और स्टेट का, केंद्र का और राज्यों का पावर, उसमें अगर कुछ चेंज करना है, ये वही हुआ 7वीं अनुसूची, पावर क्या है, कितना कानून बनाने का है। फिर हाई कोर्ट से संबंधित कोई मैटर हो, हाई कोर्ट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, इसमें भी चाहिए होगा राज्यों का। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनियन जुडिशरी एंड हाई कोर्ट, यूनियन जुडिशरी माने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इससे संबंधित कोई मैटर हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये एक ही बात हो गया। एग्जीक्यूटिव पावर या लेजिस्लेटिव पावर, किसी भी तरह का पावर, सब आएगा 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट, ये जो ऑप्शन है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अगर इसमें भी कुछ चेंज करना है तो
राज्यों से परमिशन लेना होगा। और आर्टिकल 368 में ही अगर चेंज करना है तब भी राज्यों से परमिशन लेना। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान के संशोधन का जो नियम है वो आर्टिकल 368 में ही दिया हुआ है। हमारे संविधान को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इससे संबंधित नियम भी इसी में। अगर इसको भी चेंज करना है तो राज्यों का प्रतिनिधित्व चाहिए होगा। समझ गए? तो ये 2-3-4 चीज़ है। प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, आर्टिकल 368 है, और राज्यों का जो पावर है 7th शेड्यूल, यूनियन का पावर और स्टेट का पावर, और एक ये है राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, आप मान सकते हैं। 3 धातुओं ए, बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 माइनस 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। इन तीनों धातुओं की अपचयन शक्ति क्या होगी? अपचयन शक्ति मतलब होता है रिडक्शन पावर। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, या फिर अगर मतलब 9-10 में ये रहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इन तीनों धातुओं का ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पावर क्या होगा? ये देखिए, ये टेबल है, यहाँ पे 0 लिखा है। जहाँ पे 0 होता है, किसका 0 है? हाइड्रोजन का। ठीक है, इसके बाद माइनस, माइनस में जा रहे हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जैसे माइनस होता जाता है वैसे वैसे वो और अधिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी उसकी रिडक्शन का पावर बढ़ता जाता है। जो वोल्ट है ना, वोल्ट जैसे जैसे नेगेटिव होएगा वैसे वैसे उसका रिडक्शन का पावर और बढ़ता जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के बाद पीबी हो गया आपका, लीड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, और अधिक ये सब पावरफुल। और जैसे जैसे प्लस में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी उसका ऑक्सीडेशन का पावर बढ़ता जाएगा। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं उपचयन, और इसको रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे उपचयन का पावर बढ़ता जाएगा, प्लस पॉजिटिव हुआ माने ऑक्सीडेशन का पावर बढ़ेगा, और निगेटिव हुआ माने रिडक्शन का पावर बढ़ेगा। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब है ऑक्सीजन का किसी के साथ जुड़ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कोई भी चीज़ में, जैसे लोहा है, लोहा में जंग लग जाता है। जंग का मतलब क्या है? कि उसमें ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, बाहर रहे रहे जंग लग जाता है। तो ऑक्सीजन जब किसी चीज़ में लग जाता है तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब वही है कि ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन जब अलग होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। आप सिंपल यहाँ पे टेबल में ये समझिए कि जब नेगेटिव जितना अधिक जाएगा उतना अधिक रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, और पॉजिटिव हुआ तो इसका रिड्यूसिंग पावर कम और ऑक्सीडेशन पावर अधिक। ठीक है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका बन जाता है। जैसे ये क्वेश्चन, ये तीनों धातु का यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो दिया ही हुआ है 0.5, -3, -1.2। बस आपको सजाना है निगेटिव की तरफ। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वाला लिख दो, इसका सबसे कम होगा जो पॉजिटिव है। उसके बाद -3 बड़ा है कि -1.2, तो -1.2 बड़ा है, तो फिर इसके बाद हो जाएगा -1.2 का पावर, और उसके बाद हो जाएगा -3 का पावर। तो ये हो गया आपका ए के बाद आपका हो गया 1.2 क्या है? सी, और सी के बाद आपका हो गया बी। तो ए का पावर सबसे कम। यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है? ए सी बी तो लिखा हुआ है, मगर ए का पावर को सबसे ज़्यादा बताया गया है, इधर की तरफ निशान दिया हुआ है। समझे? निशान इधर की तरफ है, तो ए का पावर सबसे ज़्यादा नहीं, ए का पावर सबसे कम है ना, सबसे कम। उसके बाद सी का पावर, उसके बाद बी का पावर। तो आंसर आपका हो गया बी नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। ये भी जो आपका पिछला पेपर हुआ था, पिछला पेपर जो आपको बता दिए 78th का, जो 13 जनवरी का 13 दिसंबर वाला पेपर था, वो ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ अमेंडमेंट वगैरह भी पढ़ा दिया गया था, तो वहाँ से वो क्वेश्चन बन जाता। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन ये ऑलरेडी वहाँ पे बताया, वहाँ भी पूछा हुआ है कि इतने से इतने बजे के बीच समय की एक घड़ी मतलब सुई कितना साथ साथ होगा। तो आप लोग को क्लियर बता दिए थे कि घड़ी की सुइयाँ जो है वो 12 घंटा में 11 बार साथ साथ होती है। जो आपकी घड़ी है जिसका जो हैंड है और मिनट है, ठीक है, आवर हैंड है और मिनट हैंड है, घंटा वाली सुई
और मिनट वाली सुई, ये लोग दोनों एक साथ एक जगह पर टाई करती है कितना बार, 11 बार। तो एक तो 12 बजे पक्का दोनों साथ साथ रहेगा, फिर 12 बजे के बाद 1:05 पे फिर साथ साथ रहेगा, फिर उसके बाद इस तरह से पूरा बता दी थी कि 2 से 3 कब साथ रहेगा, 3 से 4 कितना मिनट पे साथ रहेगा, 4 से 5 कितना मिनट पे साथ रहेगा। तो आपको वहां से इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देना है, ठीक है। आराम से आप बना सकते हैं, आपको पूरा याद ही कर लेना है, 11 बार ही तो साथ रहेगा, 11 बार आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, जिल्ले लाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। जिल्ले लाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। बलबन, बलबन कौन था? बलबन जो है ये स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर था। स्लेव डायनेस्टी, देखो जब इंडिया में क्या हुआ ना, पृथ्वीराज चौहान रूल करता था, पूरा स्टोरी ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता दिया गया है, फिर से अगर बता देते हैं। पृथ्वीराज चौहान रूल करता था, तो पृथ्वीराज चौहान और उसका ससुर जो था जयचंद, दोनों के बीच में ना दुश्मनी था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इसकी बेटी को भगा करके शादी किया था, संयोगिता को। तो जयचंद जो है वो अपने दामाद का दुश्मन था पृथ्वीराज चौहान का, और जयचंद जो है वो इसको मारने के लिए बाहर से मतलब अफगानिस्तान से, ठीक है, वहां से बुलाता है मोहम्मद गौरी को। उधर रूल कर रहा था कौन? मोहम्मद गौरी। तो एक मुसलमान रूलर मोहम्मद गौरी को जयचंद इनवाइट करता है कि आओ और पृथ्वीराज चौहान से लड़ो। तो गौरी आता है और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है, उसको बोलते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है और पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा के भगा देते हैं। फिर लेकिन गौरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एम्बिशियस था, वो दोबारा लड़ने आता है 1192 में, इस बार अलग स्ट्रैटेजी अपनाता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, पकड़ के ले जाता है अपने साथ, फिर वहीं पे वो मर जाते हैं उसके कैद में ही, ठीक है। तो ये था तराइन का दूसरा युद्ध। 1191 पहला युद्ध, दूसरा युद्ध 1192, और दोनों युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 में पृथ्वीराज जीतते हैं, 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर गौरी यही नहीं रुकता है, गौरी सोचता है कि अच्छा है, हम तो इंडिया में जो मेन राजा था उसको तो हरा ही दिया, हम सबको हरा करके और फिर भारत पे राज करेंगे। तो गौरी फिर जयचंद से ही लड़ने लगता है, ठीक है। चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध 1194 में, और गौरी और जयचंद के बीच में, और गौरी जो है वो जयचंद को फिर मार देता है, जो उसको इनवाइट किया था उसी को मार देता है, ठीक है। तो देखो मार दिया। अब मोहम्मद गौरी जो है वो इंडिया पे राज करने लगता है, पर वो राज कर नहीं पाता है क्योंकि उसको जाना होता है वापस अपने देश। तो जब वो वापस जाने लगता है तो वो क्या करता है, भारत में गौरी के कोई बाल बच्चे नहीं थे, ठीक है, कोई बेटा उटा नहीं था, तो उसके गुलाम थे, बहुत सारे गुलाम। तो अपने गुलामों को ही वो भारत में अलग अलग जगह पे गद्दी दे देता है, जैसे कि यूपी में दे देता है, फिर दिल्ली के पास दे देता है, ठीक है, लाहौर में देता है, अलग अलग जगह दे देता है। तो भारत में वो जिसको बैठाता है उसको वहां पे एक नया शासन शुरू होता है इंडिया में, दिल्ली की गद्दी जिसको दी जाती है, तो वहां से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत जो है ये एक उर्दू वर्ड हो गया, समझ जाइए, यहाँ से शुरू हो गया मुसलमान लोगों का शासन इंडिया में, दिल्ली सल्तनत। और किसको, अब कौन गुलाम को बैठाया? गुलाम का क्या नाम है? गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये है गुलाम, ठीक है, इसको बैठा देता है। तो ये दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली में जो सल्तनत की शुरुआत हुई, इस सल्तनत, कौन सा वंश है ये सल्तनत? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, समझ गए। थोड़ा बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1206 में बनता है और 1210 में मर जाता है। कैसे मर जाता है? तो पोलो खेलते हुए ये गिर जाता है और मर जाता है। इसका मौत का कहानी बड़ा अजीब सा है, पोलो खेलते हुए ये मर जाता है। फिर 1210 में फिर कुतुबुद्दीन के भी कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो ये इसके मरने के बाद इसका गुलाम गद्दी बैठता है, क्योंकि ये गुलाम वंशी है, नाम ही है गुलाम वंश, तो सभी गुलाम ही बैठेंगे। तो अगला गुलाम जो होता है वो होता है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया, मगर इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी गद्दी पे बैठती है और वो है रजिया सुल्तान, जिसको हम लोग पहली महिला शासिका कहते हैं, है ना, रजिया सुल्तान। मगर रजिया सुल्तान क्योंकि लेडीज थी और लेडीज लोग को देख करके सबों को बहुत जलन होता है अगर लेडीज बहुत आगे बढ़े,
तो उसको बहुत जल्दी ही मार दिया गया, ठीक है। और उसको मार करके फिर उसका भाई गद्दी पे बैठ जाता है, नसीरुद्दीन नाम रहता है। फिर उसके बाद आते हैं बलबन। तो बलबन जो है ना, ये भी गुलाम ही था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम था, मगर बलबन बनना तो चाहता था, पर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को बना दिया था, रजिया सुल्तान को। इस कारण बलबन गुस्सा रहता था। बलबन भी रजिया सुल्तान को मारने में योगदान दिया, सभी गुलाम मिल करके उसको मारा। फिर उसका जो इनकॉम्पिटेंट भाई था, इल्तुतमिश का बेटा भी था, बेटा को छोड़ के बेटी को बनाया, क्योंकि बेटा इनकॉम्पिटेंट था, मतलब बैठने गद्दी पे बैठने और राज चलाने के योग्य नहीं था। फिर उसको गद्दी पे बैठाया बलबन, और उसको बैठा करके एक पपेट रूलर की तरह, कठपुतली राजा की तरह उसको बैठा दिया, और पूरा राज जो है वो बलबन संभाला। फिर उसके मरने के बाद बलबन जो है वो खुद ही राजगद्दी पे बैठ गया, ठीक है। बलबन एक तरह से समझो लास्ट ही इंपॉर्टेंट रूलर है, और इसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाता है। फिर नया वंश आता है, वो है खिलजी वंश, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जलालुद्दीन खिलजी। और उसका जो दामाद रहता है अलाउद्दीन खिलजी, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बलबन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। बलबन का पूरा नाम रहता है घियासुद्दीन बलबन। इस नाम से वो गद्दी पे बैठता है, पहले इसका ये नाम नहीं होता है, क्या नाम होता है बाद में देखेंगे। घियासुद्दीन बलबन, द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1266 से 1287, वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ द मिडिल एज। बहुत पावरफुल था, अगर सब में बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया, फिर बलबन, सब में सबसे अधिक पावरफुल और सबसे ज़्यादा नाम किसने कमाया? बलबन ने। ही रोज टू पावर लाइक हिज मास्टर इल्तुतमिश, इसका मालिक इल्तुतमिश था, एंड बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। बलबन वॉज अ मेंबर ऑफ इल्तुतमिश फेम्ड ग्रुप ऑफ 40 टर्किक स्लेव्स। देखो इल्तुतमिश जो था ना, उसने देखा था, मतलब उसके बहुत सारे गुलाम थे, तो उसमें से 40 इंपॉर्टेंट गुलाम का वो एक ग्रुप बनाया था, और उनको पावर दिया, जैसे मंत्री बनाया था ना, कि ये मंत्री वो मंत्री है ना, रक्षा मंत्री, बाजार मंत्री। तो इल्तुतमिश ने ऐसे 40 गुलामों को मंत्री बनाया था, और उसको कहा जाता था चहलगानी, ठीक है, चहलगानी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चहलगानी प्रथा जो है वो किसने शुरू की थी? वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। चहल माने 40, ठीक है। तो चहलगानी यानी 40 गुलामों का जो है ग्रुप। आफ्टर 30 years ऑफ नियर एनार्की सिंस द डेज ऑफ इल्तुतमिश, ही रीस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर टू द किंगडम। मतलब इल्तुतमिश के समय से ही राज्य बहुत बढ़िया से नहीं चल रहा था, और उसके बाद जब बलबन गद्दी बैठा, उसने शांति, पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर राज्य में ले आया वो, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। बलबन, घियासुद्दीन बलबन का बलबन लाइक हिज मास्टर इल्तुतमिश, अपने मालिक इल्तुतमिश की तरह ही एक टर्किश परिवार में जन्मा था। ही वॉज अबडक्टेड बाय द मंगोल्स, मंगोल्स लोग उसको अपहरण कर लिए थे। वेयर ही वॉज यंग एंड सोल्ड टू ख्वाजा जमालुद्दीन अ स्लेव लीडर डीलर। और उस समय मतलब कि गुलाम लोग का खरीद बिक्री होता, मतलब लोग सबको खरीद बिक्री करके गुलाम बना लिया जाता था। आप लोग जो है इसका कहानी सुने होंगे, हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र, जो अपने आप को बेचने के लिए मार्केट में निकले थे। मतलब उस टाइम पे ना आदमी लोग बिकता था, ऐसे मार्केट में लोग खरीदते थे उसको, ठीक है। तो उसी तरह से इसको बलबन को भी ख्वाजा जमालुद्दीन, एक स्लेव डीलर था, उसने खरीदा था मंगोलों से, ठीक है। जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन पिछले 17वां का 13 दिसंबर वाला पेपर में था ना, कि अलाउद्दीन खिलजी भी एक ठो गुलाम खरीदा था, 1000 दिनारी नाम था, मलिक कफूर, है ना। फिर उसको दिल्ली लाया गया, और फिर उसको इल्तुतमिश खरीद लिया। इल्तुतमिश वॉज सो प्लीज बाई बलबन्स नॉलेज, बलबन को बहुत नॉलेज था, इल्तुतमिश बहुत खुश था उससे, उसके नॉलेज और टैलेंट से, दैट ही इनरोल्ड हिम इन द लेजेंडरी आर्मी ऑफ 40 स्लेव्स। वो 40 गुलामों का जो आर्मी बनाया था, उसमें उसको भी रखा था, बलबन को भी, ठीक है। बलबन वॉज रेज टू द पोजिशन ऑफ आमिर शिकार, बलबन को आमिर शिकार बनाया गया था, यानी लॉर्ड ऑफ द हंट। जब शिकार उकार करना होता था तो बलबन का यूज करते थे, आमिर शिकार। रजिया सुल्तान के टाइम में उसको ये पद दिया गया था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में वो रजिया सुल्तान के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, डिवोटेड माने बहुत मानता था अपनी रानी को। मगर बाद में उसने नोबल्स के साथ टीम बना लिया, ही टीम्ड अप विद द नोबल्स एंड सक्सेसफुली रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से रिमूव कर दिया, मतलब मार दिया, ठीक है।
द सक्सीडिंग सुल्तान बहराम शाह रिवार्डेड हिम विद द जागीर ऑफ रेवड़ी एंड हंसी इन एक्सचेंज फॉर हिज लॉयल्टी। रजिया के बाद जो राजा बना वो बहराम शाह, बहुत कम टाइम तक बना था ये बहराम शाह। इसने बलबन को जागीर दी थी। जागीर माने जमीन होता है, कोई गांव दे देता है कि ये गांव आज से तुम्हारा, इस गांव का टैक्स उक्स तुम ही ये करो। तो उसको 2 गांव दे दिया था, रेवड़ी और हंसी। उसकी लॉयल्टी के बदले में कि तुम बहुत लॉयल हो, उसके बदले में उसको 2 गांव दिया था बहराम शाह। बहराम शाह के राइन काल में ही सक्सेसफुली रेसिस्टेड ए मंगोल इन्वेजन एज अ फेमस वॉरियर। उसने मंगोलों का जो इन्वेजन था उसको भी रोका था। मंगोल, देखो मंगोल बड़ी परेशान करते थे। मंगोल कौन थे बताते तुमको, ये देखो बलबन का एरा था। इतना एरिया में रूल करता था। ये एरिया देखो, इंडिया तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है अभी आज के टाइम पे। इसके बाद ये रहा पाकिस्तान का इलाका, है ना, इंडस नदी, यहाँ इंडस है ना, तो इसके बाद तक रूल यहाँ तक चलता था इंडिया का रूल जो है, बलबन का रूल, ठीक है, बलबन का। और यहाँ पे लिखा है देखो मंगोल्स, तो मंगोल बहुत पावरफुल थे। पूरा चाइना, रशिया, पूरा इलाका में मंगोल्स, ठीक है, चंगेज खान का नाम सुने होंगे आप लोग, वो मंगोल था। तो मंगोल लोग ना बार बार इंडिया में इन्वेजन करते थे। इन्वेजन माने अपना सेना भेजते रहता था, इंडिया में घुसने की कोशिश करता, बाद में घुसा भी। जैसे जो बाबर है वो फिर इंडिया आए, है ना। तो ये लोग शुरू से ही ट्राई कर रहा था, इल्तुतमिश के टाइम से ये लोग इंडिया आने का बार बार मतलब सब राजा के टाइम में ये लोग इंडिया आते थे। लड़ाई होती थी राजाओं के साथ में, मंगोलों की लड़ाई होती थी। और दिल्ली सल्तनत के जितने राजा थे बहुत दिन तक रेसिस्ट किए। लास्ट में आखिर मुगलों का जो शासन है वो इंडिया में हो ही गया, है ना। मुगल शासन जो है वो यहीं से आया, मंगोल से। अकबर जो है वो चंगेज खान का ही वो था, वंशज है, ठीक है। तो मंगोलों के जो आक्रमण है उसको भी रोका बलबन। और वो किंग मेकर की भूमिका में आ गया था। किंग मेकर माने कठपुतली राजा बैठा दिया था और किंग की तरह वो खुद रूल कर रहा था। ही प्लेड अ रोल इन द डिपोजिशन ऑफ मसूद एंड द असेशन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद टू द थ्रोन। वो ना बहराम शाह ज़्यादा दिन तक गद्दी पे नहीं बैठ सका। क्या किया बलबन, इसको गद्दी पे बैठा है, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद रिवार्डेड हिम बाय अपॉइंटिंग हिम एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर। नसीरुद्दीन महमूद जो है वो राज तो किया बहुत दिन, मगर ये कठपुतली राजा था। और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो बलबन का दामाद भी था, क्योंकि बलबन की बेटी से वो शादी किया। और बलबन को एक इम्पॉर्टेंट गद्दी दिया, वो गद्दी था प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द सुल्तान। जैसे आज प्रिंसिपल एडवाइजर हमारे यहाँ होते हैं, जैसे अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसी प्रकार से वहाँ पे भी सुल्तान के प्रिंसिपल एडवाइजर पीए का जो मतलब उसको पद मिला, ठीक है, सुल्तान का पीए। उसके बाद बलबन को एक टाइटल दिया गया उलूग खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। उलूग खान किसको कहते हैं, बलबन का नाम था उलूग खान। उसको नसीरुद्दीन महमूद ने ये टाइटल दिया था। वाज इम्प्रेस्ड विथ हिज डेडिकेशन एंड डिवोशन, वो उसके डेडिकेशन से इम्प्रेस थे। उसके बाद उसको एक टाइटल नायब मामलिकात ये भी दिया गया था, ये पद दिया गया था, नायब मामलिकात, या फिर कह सकते हैं डिप्टी सुल्तान, उप सुल्तान, है ना, जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वैसे उप सुल्तान। दिस वॉज पॉसिबली ओइंग टू नसीरुद्दीन वीकनेस। इससे पता चला कि नसीरुद्दीन बहुत ज़्यादा वीक है और सारा जो चीज़ है वो यही संभाल रहा है बलबन। धीरे धीरे बलबन जो है वो कंट्रोल कर लेता है, रियल पावर में आ जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। ये ऑल्सो पुट डाउन ए सीरीज ऑफ इंटरनल अपराइजिंग्स। बहुत सारे जो गुलाम हैं वो भी जब आपस में राजा को मारने के लिए कुछ इस तरह षड्यंत्र करते थे तो उसको भी वो दबाता था। बाहर का युद्ध से भी बचाया, जैसे मंगोलों के आक्रमण से। नसीरुद्दीन द सुल्तान कंसिडर्ड हिम इनडिस्पेंसिबल एंड ही अपॉइंटेड बलबन एज हिज सक्सेसर। नसीरुद्दीन जो है वो बलबन को अपना उत्तराधिकारी चूज किया, ठीक है। सिंस ही लैग्ड एंड हायर टू द थ्रोन, क्योंकि और कोई उसका बाल बच्चा था नहीं, तो उसने बलबन को ही अपना उत्तराधिकारी ये कर दिया, ठीक है। तो बलबन का काल शुरू हुआ, राइन ऑफ घियासुद्दीन बलबन। उसने सबसे पहले जो आर्मी है उसको रीऑर्गेनाइज किया एज द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ हिज ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। बलबन रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी, ठीक है। बलबन ने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और उसको स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाया। ही अपॉइंटेड इमाद उल मुल्क, ए कैपेबल एंड विजिलेंट जनरल, टू बी द आर्मीज दीवाने आरिज, ठीक है। जो डिफेंस मिनिस्टर उस समय हुआ करता था उसको कहते थे दीवाने आरिज। ये जो वर्ड है ना आरिज, ये डिफेंस से संबंधित है। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर, युद्ध का जो मिनिस्टर है या डिफेंस मंत्री है,
उसको बोलते थे दीवाने आरिज। तो उस पोजीशन पे उसने इस व्यक्ति को बैठाया, इमाद उल मुल्क को, क्योंकि ये बहुत ही कैपेबल था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द आर्मी वॉज फ्रीड फ्रॉम द वजीर्स फाइनेंशियल ओवरसाइट। जो रक्षा मंत्री होता था वो वित्त मंत्री से फ्री होता था, यानी उसका अलग पैसा होता था, मिलता था उसको, उसको वित्त मंत्री से कोई समस्या नहीं होती थी। तो रक्षा मंत्री का पावर बहुत अधिक था। एंड ही हैड द सुल्तान फुल कॉन्फिडेंस, और सुल्तान का पूरा कॉन्फिडेंस भी उसके पास होता था। Balban enhanced the army's efficiency and morale, and so he successfully repressed internal rebellion and external aggression with the support of large and powerful army। बहुत बड़ा और शक्तिशाली आर्मी बनाया, उसकी मदद से वो बाहर के युद्ध और अंदर के युद्ध को सबको रोक सका। ठीक है। द मेवातीज अथॉरिटी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर मेवाती लोग बहुत ज़्यादा माथा खराब कर रहे थे उसका, तो वहाँ पर भी देखो, द मेवाती अथॉरिटी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली वाज सो टेरिफाइंग दैट द सिटीज गेट्स वेयर क्लोज इन द इवनिंग आफ्टर द इवनिंग नमाज। इवनिंग नमाज के बाद शहर का गेट बंद करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो डाकू थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। फिर बलबन उससे भी लड़ा। बलबन इज सेड टू हैव क्रश्ड द इनफिडल मेवाती, उनको क्रश कर दिया, एंड ऑर्डर द क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट, और ऑर्डर दिया जंगल को साफ कर देने का ताकि वो लोग छिप के ना बैठ सके। जंगल को साफ कर दिया गया, एंड एवरीबडी, और जो भी रास्ते में मिला उसको मार दिया गया। उस समय 1 लाख डाकुओं को खत्म किया। ही आयरन हैंडली डील्ड द डकैट्स इन द दोआब रीजन। उसी तरह से दोआब रीजन में, यूपी के गंगा यमुना के जो रीजन है वहाँ के डकैट्स को भी वो इसी तरह डील किया। ठीक है। फिर बंगाल के साथ भी लड़ाई किया। द रूलर्स ऑफ बंगाल वेर अ मेजर हेडेक फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट। बंगाल का जो शासक होता था वो दिल्ली के शासक के लिए हमेशा से हेडेक रहा है। तो वहाँ भी वेन देयर वॉज केओस इन दिल्ली द लोकल रूलर्स डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। जब भी दिल्ली में कुछ समस्या क्रिएट होती है तो बंगाल के रूलर जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग अब दिल्ली के अंडर में नहीं है, हम लोग अब इंडिपेंडेंट हैं। तो उसी तरह से उस समय तुगरील खां जो बंगाल का सूबेदार था, ignored the elderly Sultan of Delhi and declared his independence in 1279। उस समय उसने भी दिल्ली को इग्नोर किया और 1279 में अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि अब हम दिल्ली के अंडर में नहीं आते हैं। इससे सुल्तान गुस्सा हो गया और लार्ज फोर्स वहाँ भेजा, बट तुगरील खान डिस्ट्रॉयड देम, मगर तुगरील खान ने उसकी आर्मी को ख़त्म कर दिया। बलबन फिर सेकेंड आर्मी भेजा, विच रिसीव नो बेटर रिसेप्शन, उसका भी कुछ हो नहीं पाया। देन बलबन डिस्पैच अ लार्ज फोर्स टू बंगाल, फिर बड़ा फोर्स भेजा बंगाल में, तीसरा फोर्स। तुगरील खान फ्लेड द कैपिटल एंड साउथ रिफ्यूजी इन द फॉरेस्ट। फिर तुगरील खान उस बड़े फोर्स को देख करके राजधानी से भाग गया और जंगलों में छुप गया। आफ्टर लर्निंग अबाउट बलबन्स मार्च इनटू बंगाल, जब उसको पता चला कि बलबन खुद ही बंगाल की तरफ आ रहा है, फिर उसको पकड़ लिया गया, टॉर्चर किया गया और मार दिया गया तुगरील खान को। एट हिज प्लेस अ मास मैस्करे वॉज ऑर्डर्ड, और उस जहाँ बंगाल में मास मैस्करे हुआ, यानी कि वहाँ के लोगों को भी मार दिया गया। एंड ऑल तुगरील खान लॉयलिस्ट वेयर किल्ड, सारे लोग जो तुगरील खान के लॉयल थे उन सबको मार दिया गया। आफ्टर डिफीटिंग द इंसुरेशन द बंगाल्स अफेयर्स वेयर ट्रांसफर टू बलबन्स सेकेंड सन बुगरा खां, और इसके बाद बंगाल में इसको बैठा दिया बुगरा खां को, और सुल्तान खुद दिल्ली चला आया, यानी बलबन फिर दिल्ली लौट गया बुगरा खां को वहाँ बैठा करके। इस तरह से उसने बंगाल को किस तरह कब्जे में किया, फिर मंगोलों को कैसे भगाया। तो ऑन द बॉर्डर मंगोलों का आक्रमण जो है वो कॉमन था, बॉर्डर पे हमेशा करते रहते थे, ये भी सुल्तान के लिए एक हेडेक की तरह था। लाहौर जो है वो उस समय मंगोलों के अंडर में आता था, वाज देन अंडर मंगोल इन्फ्लुएंस ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर, वाइल सिंध और मुल्तान में भी आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। एज ए रिजल्ट सुल्तान बलबन टुक अ नंबर ऑफ प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न फ्रंटियर्स। बलबन जो बहुत सारा तरीका अपनाया अपने जो वेस्ट साइड का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ही फर्स्ट बिल्ट अ लाइन ऑफ फोर्ट्स अलॉन्ग द बॉर्डर, बॉर्डर पे बहुत सारा किला बनवाया। ठीक है। एंड गैरिसन देम, बट और वहाँ पे ना ढेर सारा किला बनवा के वहाँ पे ढेर सारा सेना तैनात किया। बट मंगोल्स रिज्यूम देयर प्लंडरिंग असॉल्ट विदाउट फियर, लेकिन मंगोल जो है वो अपना काम को जारी रखे बिना फियर के। बलबन पुट एक्सपीरियंस्ड आमिर इन कमांड ऑफ द फ्रंटियर्स, वो जो फ्रंट यानी कि जो बॉर्डर था, बॉर्डर कमांड में एकदम एक्सपीरियंस लोगों को बलबन रखा, लेकिन वो लोग भी मंगोल्स से रोक नहीं पा रहे थे। फाइनली ही सेपरेटेड द बॉर्डर टेरिटरी इनटू 2 सेक्शंस, फाइनली बॉर्डर के जो एरिया है उसको 2 भाग में बांटा। अपना बड़ा बेटा प्रिंस मोहम्मद खान वाज इन कंट्रोल ऑफ वन पोर्शन, एक पोर्शन में इसको कंट्रोल दिया और दूसरा पोर्शन में बुगरा खान, जिसको अभी वहाँ भेजा था बंगाल में, उसको दिया।
ठीक है। प्रिंस मोहम्मद खान डाइड वाइल फाइटिंग, जो बड़ा बेटा है वो मारा गया लड़ते लड़ते। एंड दिस वाज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर बलबन, ये बलबन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा। ऑल दो टेकिंग बैक लाहौर फ्रॉम द मंगोल्स, ही वॉज अनेबल टू रिकवर फ्रॉम द शॉक ऑफ इट्स सन्स डेथ। वो मंगोल से लाहौर तो ले लिया मगर अपना बेटा को खो दिया और ये शॉक में रहा। फिर उसकी मृत्यु हो गई। बलबन हेल्थ धीरे धीरे डाउन होने लगा बेटा के मरने के कारण। ठीक है। ही वॉज ओल्ड एंड हैड रीच द एंड ऑफ हिज लाइफ। रियलाइजिंग हिज डिमाइस ही नेम्ड हिज हायर एज काय खुसरो। वो अपना उत्तराधिकारी काय खुसरो को बनाया। काय खुसरो जो है वो उसका बड़ा बेटा का बेटा था। ठीक है, यानी उसका पोता। वो उसको अपना उत्तराधिकारी बना के गया। पर फिर बलबन के बाद चला ही नहीं। बलबन के बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया। ठीक है। बलबन डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 1287। काम क्या किया वो इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए कि बलबन वॉज द फर्स्ट किंग टू फुल्ली comprehend एंड इम्प्लीमेंट द कंडीशंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बीइंग अ सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखो, बलबन को अगर समझना है तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए एक रूड आदमी का। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के पीछे उसका बहुत ज़्यादा दिमाग रहता है, जो बहुत ही इस्लामिस्ट है। ठीक है, जो दूसरे धर्मों के लोगों को से चिढ़ता है। ठीक है, मगर लॉ रूल्स को वो हमेशा ही फॉलो करेगा। तो बलबन एक ऐसा व्यक्ति था, मतलब कि एक बढ़िया सेना बनाना, जीतना, ये उसका हमेशा ये रहता था। हर जगह जीतना, जहाँ युद्ध करो वहाँ जीतो। फिर राजा का हमेशा सम्मान होना चाहिए, कोई सर ना उठा सके। इस तरह का आप अपने दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं बलबन के लिए। ठीक है। देखो, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्रूटल किंग्स। ब्रूटल किंग माने वही होता है ऐसा राजा जो मतलब मारने में जरा भी झिझके नहीं। औरंगजेब एक वैसा ही राजा है। मतलब अगर मुगलों में देखें तो औरंगजेब का नाम आता है, उसी तरह से इस डायनेस्टी में, स्लेव डायनेस्टी में, वो नाम किसका है? बलबन का। बाकी राजा लोग जो थे वो थोड़े सॉफ्ट थे, पर बलबन सॉफ्ट नहीं था। ठीक है। उसके बाद उसने अपने दरबार में कुछ ऐसा प्रैक्टिस स्टार्ट किया था जिससे कि उसका इज्जत और बढ़े। जैसे कि ही ब्राउड द पर्शियन कोर्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा और पैबोसी टू इंडिया। सजदा करना, सजदा जैसे आप लोग टीवी में देखे होंगे कि हाथ को ऐसे करके उठा के और 4 बार लोग ऊपर नीचे करते हैं, मतलब सलाम ठोकते हैं 4 बार, तो वो होता है सिजदा। पैबोसी माने कि पाँव को चूमना, है ना, या फिर जमी बोसी, जमीन को चूमना, पाँव को चूमना। ये सिस्टम बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एग्जाम में याद आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सिजदा और पैबोसी प्रथा भारत में किस राजा के द्वारा लाया गया था? तो बलबन। ये फारसी कोर्ट था ना, ईरान वगैरह में ये चलता था। और ये फिर उस क्योंकि ये लोग वहीं से उधर ही से आए थे, तो फिर इंडिया में भी इसको ये लोग चालू कर दिए। टू ग्रीट सुल्तान सिजदा, सुल्तान को अगर ग्रीट करना है आपको तो दे वुड नील डाउन एंड टच द ग्राउंड विद देयर हेड एंड किस सुल्तान पैबूसीज फीट। ठीक है, नील डाउन होके सुल्तान के पैर को चूमना। ही एडवांस्ड द ईरानियन थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। इसके बाद ये बोला कि राजा जो है, ये भी ईरान का ही थ्योरी था कि राजा जो है वो गॉड के समान है। ठीक है, विच स्टेट दैट सुल्तान इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। देवत्व का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है? देवत्व का सिद्धांत कि राजा देवता के समान है। बाद में अकबर जब आता है तो वो इस चीज को चेंज करता है और कहता है कि राजा पिता के समान है, जैसा अशोक कहते थे। अशोक के टाइम में भी यही चलता था कि राजा पिता के समान है। और बाद में अकबर इस चीज को लेके आता है कि राजा जो है वो पिता के समान, जैसे पिता अपने बच्चों के लिए मतलब सारी चीजें करेंगे, वैसे राजा सब कुछ करेगा अपने प्रजा के लिए। पर बलबन लेके आया था कि राजा भगवान है, तो भगवान की तरह आपको तो पैर चूमना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ईरानियन थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट विच स्टेट दैट सुल्तान इज गॉड रिप्रेजेंटेटिव। ही पुट एन एंड टू द कॉप्स ऑफ 40 इन्फ्लुएंस। फिर चहलगानी जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसको बलबन ने खत्म कर दिया, क्योंकि बलबन खुद उस 40 में से एक था जो राजा बना। बलबन आगे नहीं चाहता था कि यही जो 40 जो गुलाम है इसी में से कोई एक खड़ा हो जाए फिर मेरे को मार दे और राजा बन जाए। नहीं, बलबन चाहता था कि ये लोग को इतना कमजोर कर दो सभी गुलामों को कि आगे चल के कोई भी गुलाम जो है वो राजा बनने के काबिल ना रहे। तो इसने जो चहलगानी थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, देखो, बलबन है डिफीटेड द फॉर्मिडेबल स्लेव ग्रुप नोन एज चहलगानी। ये जो चहलगानी थी ना, इस 40 लोग थे ना, इन लोगों ने बलबन के खिलाफ आवाज उठाया था, युद्ध हुआ था, बलबन ने इनको हराया भी था और फिर खत्म कर दिया कि अब से ऐसा कोई प्रथा जो है वो नहीं चलेगा।
ही असेंबल्ड हिज मिलिट्री टू फाइट द मंगोल्स, अपने मिलिट्री को मंगोल्स के से लड़ने के लिए असेंबल किया. ही अकम्प्लिश दिस बाय अबॉलिशिंग द ऑफिस ऑफ नायक एंड इस्टेब्लिशिंग दीवाने आरिज. ये पूछ सकता है कि दीवाने आरिज कहते थे किसको, जो मंत्री होता है, डिफेंस मिनिस्टर. तो ये किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था. बलबन एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था कि शिक्षा देना चाहिए. ही हैड गिवन अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड मैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया scope and facilities. During his reign, the great Persian poets अमीर खुसरो एंड अमीर हुसैन फ्लरिश. उसी के टाइम पे ये पर्शियन पोएट्स थे, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, अमीर हुसैन, ये जो पोएट्स हैं ये उसी के टाइम पे थे. ठीक है, ये देखिए बलबन का एक और पॉलिसी था जो आप नोट कर लीजिए, बलबन का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन दिया. इसके बाद बिस्मार्क का भी यही पॉलिसी था. और इंडिया में बलबन और अभी माना जाता है कि सरदार पटेल का भी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था. ठीक है, और सबसे पहले ये पॉलिसी बलबन का ही था, बिस्मार्क और सरदार पटेल से पहले. ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब रूथलेस अप्रोच टू गवर्नेंस फोकस्ड ऑन सप्रेसिंग इंटरनल रिबेलियंस. माने जो भी युद्ध होता है उसको एकदम क्रश कर देना, इस तरह से, है ना. हार्श तरीका अपनाना, बहुत ही कठोर तरीका अपनाना, जो भी सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ आवाज उठाए उस पर हार्श तरीका अपनाना. ठीक है, और टर्म जिले लाही, जिले लाही का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड. ये भी बलबन ने ही कहा कि जो राजा है वो क्या है, शेडो ऑफ गॉड है, यानी वो गॉड का प्रतिनिधि है धरती पर, वो जिले लाही है, गॉड का प्रतिनिधि. डिवाइन राइट्स का थ्योरी यही चीज है कि देवत्व का सिद्धांत, राजा देवता है. समझ गए. तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसका था, तो बलबन का था. तो बलबन के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लिए. अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं. अगला क्वेश्चन आपका ये है 10 नंबर. 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी थी. ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है, पूरी तरीके से करंट अफेयर है, कुछ भी पीछे का चीज नहीं है. कि कौन सा भारतीय कंपनी जो है जिसका टर्नओवर 200 अरब अमेरिकी डॉलर, 200 अरब डॉलर से ऊपर हो गया था. तो वो कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज. ठीक है, सबसे ज़्यादा तो जियो के कारण रिलायंस इंडस्ट्री ही कर पा रहा है. इसमें कुछ आपको जो है बैकग्राउंड नहीं है. नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये आप लोग को देखो, ये जो बुक है ये तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कर चुके हैं. वहां भी आपको बताए थे कि दादा भाई नौरोजी ने ये किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दिया था, वो थ्योरी था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, भारत से मुद्रा का बहिर्गमन, भारत से धन का बहिर्गमन, यानी कि भारत से अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि सारा का सारा पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, हमारे यहाँ कुछ पैसा जो है वो नहीं रह रहा है. यही था धन का बहिर्गमन. कैसे होता था, तो देखो यहाँ के लोग जो हैं, पहले इंडिया में लोग क्या करते थे, हाथ से सब सामान बनाते थे, कपड़ा बनाना है हाथ से बुनते थे, खिलौना हाथ से बनता था. यानी हमारे यहाँ पे हथकरघा उद्योग बहुत फेमस था. हथकरघा, हैंड क्राफ्ट्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं, शिल्पकारी, हाथ से शिल्पकारी करना. अंग्रेज क्या किए, उन्होंने अपने यहाँ फैक्ट्री लगा दिया. अब फैक्ट्री में जो खिलौना और कपड़ा बन रहा है वो हमारे हाथ से बनाए हुए कपड़ों से सस्ता रहेगा, तो वो फैक्ट्री से बन के वो सब यहाँ इंडिया आने लगा. इंडिया आने लगा तो इंडिया में जो इंडिया का ही सामान, जैसे दिया आप दीपावली में नहीं खरीदते, उसके बदले हम लोग क्या खरीद लेते हैं, भुगजुगनी लाइट खरीद लेते हैं, है ना. हम लोग दिया नहीं खरीदते क्योंकि दिया महंगा पड़ता है. तो उस समय भी यही चीज हुआ कि इंडिया का सामान महंगा पड़ने लगा, चाइना का सामान सस्ता था. जैसे अभी चाइना का सामान सस्ता है, उसमें उस समय ब्रिटेन का सामान सस्ता था क्योंकि फैक्ट्री से आता था, तो लोग वही खरीदने लगे. तो आप जब बाहर का चीज खरीदेंगे तो सारा पैसा बाहर ही जाएगा ना. आप भारत का चीज खरीदेंगे तो पैसा देश में रहेगा, देश का चीज स्वदेशी अपनाएंगे. इसीलिए फिर बहुत हल्ला हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो. समझ में आया. तो इसी किताब में उन्होंने ये थ्योरी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. और इस किताब में उन्होंने भारत का पर कैपिटा इनकम उस समय, ठीक है, उस समय भारत का पर कैपिटा इनकम बताया था 20 रुपया. ठीक है, पर कैपिटा इनकम भारत का कितना था, 20 रुपया. तो 20 रुपया हर आदमी के हाथ में नहीं था, जो बहुत अमीर होंगे उनके पास 20 रुपया होगा.
और जो कुछ नहीं होंगे उनके पास कुछ नहीं होगा। तो ये था। बाकी इनके बारे में जो भी डिटेल डिस्कशन करना था वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में खट्टा स्वाद का कारक कौन है? सिरका एसिड होता है। कौन सा एसिड इसमें होता है? तो टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो सिरका का इंग्लिश होता है विनेगर, और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। टार्टारिक एसिड जो होता है ये होता है इमली में। लैक्टिक एसिड तो आपको पता ही है, लैक्टिक एसिड दूध दही में होता है। साइट्रिक एसिड होता है आपको खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, जैसे नींबू संतरा, इसमें होता है साइट्रिक एसिड। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, है ना। चलो तो आपको टेबल दे देते हैं, वो टेबल से आप लोग पूरा याद कर लेना कि किस में क्या चीज होता है। जैसे कि ये टेबल है, एसिड प्रेजेंट इन फूड, साइट्रिक एसिड लेमन में होता है, टार्टारिक टैमरिन माने इमली में होता है, एसिटिक देखो विनेगर में होता है, ऑक्सैलिक होता है टमाटर में, है ना। चाय में होता है टैनिक एसिड, टैनिक, और कॉफी में होता है कैफियोटैनिक, एप्पल सेब में होता है मैलिक एसिड, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। बटर में होता है ब्यूटीरिक एसिड, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड, आंवला और गूसबेरी में एस्कॉर्बिक एसिड। देखो अब आंवला खट्टा होता है तो खट्टा होता है, तो खट्टे फलों में साइट्रिक होता है तो साइट्रिक मार देंगे लोग, पर नहीं, आंवला में होता है एस्कॉर्बिक। कोकोनट मिल्क में भी होता है लॉरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ, जैसे फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज लेमन, लैक्टिक एसिड दही दूध, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच पालक में ऑक्सैलिक, और ऑक्सैलिक टमाटरों में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, टार्टारिक एसिड टैमरिंड इमली, ग्रेप्स, ग्रेप्स मने हो गया आपको ग्रेप्स अंगूर, अनराइप मैंगोस खट्टे आम, इस सब में होता है टार्टारिक एसिड, ठीक है। तो जरूर आप लोग ये टेबल याद कर लेना। साइट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट, टार्टारिक पाइन एप्पल पोटैटो कैरोट, एसिटिक एसिड विनेगर, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में स्पिनच में पेपर में, टैनिक एसिड टी में, लैक्टिक मिल्क कर्ड चीज, ग्लूटामिक एसिड ओनियन, अब देखो प्याज, प्याज में ग्लूटामिक एसिड होता है, टमाटरों में एसिड होता है देखो ऑक्सैलिक, है ना। पोटैटो में टार्टारिक हो सकता है। ग्राउंड नट ऑयल मूंगफली का तेल, उसमें होता है आर्चिडिक एसिड, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल में भी एसिड होता है। स्पिनच लेटूस में फॉलिक एसिड भी होता है, और स्पिनच में मुख्य रूप से ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो आप याद कर लेना थोड़ा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक जो है वो भी उसकी मेजबानी किस देश ने की थी, माने विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, विंटर ओलंपिक्स। तो 2022 में विंटर ओलंपिक्स चाइना में हुआ था, तो चाइना इसका आंसर है, ठीक है। देखो क्या है ओलंपिक, ओलंपिक हर 4 साल पे होता है, हर 4 साल पे। लेकिन अभी जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या गुजरा है, पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक पे क्वेश्चन बनने का चांसेस अभी भी है, क्योंकि ओलंपिक गुजर चुका है, ठीक है। 24 में पेरिस ओलंपिक ये समर ओलंपिक था, तो 22 में विंटर वाला हुआ था, विंटर ओलंपिक्स ठंड में हुआ होगा। फिर 24 में समर ओलंपिक्स हुआ था, तो अब फिर 26 में क्या होगा, विंटर ओलंपिक्स होंगे। यानी 22 के बाद 26 में विंटर ओलंपिक हो रहा है, इन 4 साल पे होएगा। मगर ओलंपिक के इतिहास में 2 ही साल पे हो रहा है, क्योंकि समर ओलंपिक 24 में हो चुका है। तो आप समझ गए कि जो ओलंपिक्स होते हैं वो हर 4 साल पे हो रहे हैं, मगर ये समर विंटर करके होता है, और समर वाला ज़्यादा फेमस है। फेमस कौन सा है, समर वाला। तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए। The 2022 Winter Olympics held in Beijing, China. स्पेसिफिकली द गेम्स टुक प्लेस फ्रॉम 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 ठंडा के मौसम में। बीजिंग वाज द फर्स्ट सिटी टू एवर होस्ट बोथ द समर एंड विंटर ओलंपिक। बीजिंग ऐसा पहला शहर हो गया है जिसने दोनों ओलंपिक
करवाया है। समर ओलंपिक उसने 2008 में करवाया था और 2022 में उसने विंटर ओलंपिक कराया। तो ये भी एक क्वेश्चन ही है कि ऐसा पहला शहर या ऐसा पहला देश जिसने दोनों करा दिया है। ठीक है, और 2036 में इंडिया जो है वो बिड किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2036 का ओलंपिक कराने के लिए इंडिया अपना बिड दिया है। तो देखते हैं कि इंडिया को मिलता है या नहीं मिलता है ओलंपिक करवाने के लिए। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। फिर पॉलिटी का क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष, इंग्लिश में कहेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जैसे ओम बिरला जी हैं, सर्च कर लेना। जैसे देखो क्या होता है ना कि 534 लोग चुन के गया, 534 नहीं सॉरी 543 लोग, 543 लोगों का इलेक्शन हुआ, सब गए। अब बैठकें होंगी, बहस होंगी, वाद विवाद होगा, लड़ाई करेगा, कुर्सी फेंकेगा एक दूसरे के ऊपर, टमाटर फेंकेगा। तो कोई एक आदमी होना चाहिए जो ऑर्डर ऑर्डर बोले और समय दे, जिसकी बातों को सब सुने, है ना, कोई एक ऐसा व्यक्ति। तो 534 में से एक आदमी को बना दिया था स्पीकर। वो एक आदमी जो स्पीकर होते हैं ये उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है। जैसे अभी सरकार बीजेपी की है तो स्पीकर भी बीजेपी पार्टी के ही होंगे, मगर स्पीकर एक तरह से न्यूट्रल रहते हैं। उनको दोनों तरफ का देखना है, पक्ष का भी देखना है और विपक्ष का भी देखना है, कि दोनों तरफ के जो एमपी हैं उनको बोलने का समय मिले। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही साइड का आदमी बोलता रहे। जैसे आप लोग कभी इसका सुनना, राघव चड्ढा है, ठीक है, आम आदमी पार्टी के एमपी हैं वो, राघव चड्ढा। उनका आप लोग कभी भाषण सुनना यूट्यूब पे, जैसे एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने एक भाषण दिया और टैक्स के बारे में भी एक दिया है, तो उनका भाषण बहुत अच्छा रहता है, पर वो विपक्षी पार्टी के हैं। तो स्पीकर को ये देखना होता है कि पक्ष के लोगों को अगर बोलने का मौका मिला है तो विपक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका मिले, दोनों को बराबरी मिले। तो स्पीकर एक तरह से न्यूट्रल पोस्ट होता है, जो अध्यक्ष का पोस्ट होता है न्यूट्रल होता है। तो अब देखो कि जब भी वोटिंग होती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 534 में से तो एक आदमी तो बन गया स्पीकर, बचा कितना, 543 में से एक बन गया स्पीकर, तो 542 बचा ना। अब मान लो कि कोई कानून है बनना है और उस कानून पे वोटिंग हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाना है, इस पे वोटिंग हो रहा है। तो मान लेते हैं कि 542 का आधा कितना होता है आपको, 271। तो 271 लोगों ने यस में वोट दिया कि यस देना है, और 271 लोगों ने नो में वोट दे दिया। तो क्या होगा, अब कौन वोट देगा, मतलब कि मैच तो ड्रॉ हो गया ना, वोट तो ड्रॉ हो गए। तब आता है स्पीकर का रोल, क्योंकि स्पीकर भी तो मतलब कि इसी के सदस्य हैं। तो जब भी वोट जो है समान हो जाता है, समान सेम हो जाता है, जब भी वोट, इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। तब स्पीकर देते हैं अपना कास्टिंग वोट, माने अब स्पीकर के ही वोट पे निर्णय होगा कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। केवल एक आदमी पे, वो अगर यस बोल दिए तो मिल जाएगा, नो बोल दिए तो नहीं मिलेगा। उन्हीं पर पूरा देश जो है वो निर्भर कर रहा है। जब भी समान मतों की स्थिति होगी तभी केवल स्पीकर वोट देते हैं, और उसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। याद रखना, वर्ड याद रखना, कास्टिंग वोट। तो स्पीकर केवल और केवल कास्टिंग वोट देते हैं, ऐसे कभी वो वोट नहीं देंगे। अगर 2 वोट का अंतर हो जाता तो वो वोट नहीं देते, ठीक है, वो सिर्फ कास्टिंग वोट देते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यही है कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त है, तो ये आंसर होगा ये, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। बस, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बाकी टाइम वोट देंगे, केवल समान मत होने की स्थिति में ही वोट देने का उनको अधिकार है, जिसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। अभी हम लोग स्पीकर के बारे में सारा डिटेल थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्पीकर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और उस पर क्वेश्चन हमेशा ही बनने की संभावना है, बनता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज द 2 मेंबर। देखो, इनको चूज कौन करता है, आपस में 543 लोगों में से आपस में ही वो चूज किए जाते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, दो पद होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कभी अगर अध्यक्ष मान लो अनुपस्थित रहा तो कोई तो चेयरपर्सन बनेगा ना, मॉनिटर कोई रहेगा ना, तो वो रहेंगे उपाध्यक्ष, फिर रहेंगे। समझ गए। तो 2 लोगों को चुना जाता है, स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को, आपस में। सो द ऑफिस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर बिकम वैकेंट, द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर टू बी स्पीकर
डिप्टी स्पीकर। ठीक है, मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही गायब हो गया तो फिर उसका अलग प्रोविजन है। ठीक है, उसका प्रोविजन है कि अलग से 8 मेंबर्स को चूज करके रखा जाता है कि अगर ये दोनों नहीं आया तो इसमें से कोई एक बनेगा। ठीक है, स्पीकर अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा का चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं एक तरह से। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर चूजन बाय द लोकसभा के मेंबर ही आपस में उनको चूज करते हैं एंड टेक ओथ एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। और वो जब शपथ लेते हैं तो वो शपथ तो पहले ही ले चुके हैं, एमपी के तौर पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकसभा के तौर पे वो ऑलरेडी शपथ ले चुके हैं बाकी 543 लोगों के साथ। स्पीकर पोस्ट के लिए उनको शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा संवैधानिक अलग टाइप से ये पोस्ट नहीं है ना। तो स्पीकर के लिए जैसे मॉनिटर बनने के लिए अलग से उसको एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका सैलरी एंड अलाउंस जो है वो हमारे भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसी से दिया जाता है। ठीक है, और इस फंड के बारे में पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होती। याद रखना, इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड से जिसको जिसको सैलरी मिलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, स्पीकर को भी सैलरी उसी से दिया जाता है, तो उस सैलरी के बारे में पार्लियामेंट में कोई भी वोटिंग नहीं होती है। डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं होती है। द कंडक्ट ऑफ स्पीकर कैन नॉट बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटेंसिव मोशन। जो स्पीकर कुछ भी कर रहे हैं अध्यक्ष, उनके चीज़ों को डिस्कस वहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता है। द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉर्मली होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द हाउस। जब तक हाउस चलता है तब तक वो ऑफिस संभालते हैं, यानी 5 साल, है ना, 5 साल वो मॉनिटर रहेंगे जब तक कि हाउस चलता है। बट हिज ऑफिस में टर्मिनेट अर्लियर। कभी कभी हो सकता है 2 साल में, 3 साल में भी खत्म हो जाए। कैसे कि अगर किसी दूसरे आदमी को चुन लिया गया कि अब दूसरा आदमी रहेगा तो उनका ऑफिस खत्म हो जाएगा। बाय सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, या तो वो हाउस के ही मेंबर ना रहे, एमपी पद से ही रिजाइन दे दिए, है ना। और स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, याद रखना है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, स्पीकर को। स्पीकर डिप्टी को, डिप्टी स्पीकर को, आपस में ही दोनों करता रहता है ये सब चीज़। या फिर स्पीकर को हटाया भी जा सकता है एक रिजोल्यूशन करके कि इसको अब स्पीकर नहीं रखेंगे, दूसरा आदमी बनेगा। ठीक है, रिजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर, अगर स्पीकर को हटाना है तो 14 दिन पहले उसको नोटिस देना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। अब जो पहला लोकसभा गठित हुआ था भारत में, जब पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, ठीक है, 1951 में शुरू हुआ था, 52 तक कंप्लीट हुआ था। तो फर्स्ट लोकसभा जो गठित हुई थी तो फर्स्ट स्पीकर जो बनाए गए थे वो थे जीभी मावलंकर। ठीक है, जीभी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर। उसके बाद फर्स्ट स्पीकर ट्राइबल, आदिवासी से, तो पीए संगमा। पीए संगमा मतलब पहले आदिवासी अध्यक्ष जो थे वो थे पीए संगमा। पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर जो थी वो थी मीरा कुमार। पहली महिला स्पीकर जो थी वो थी मीरा कुमार। ठीक है, और पहले उपाध्यक्ष जो थे लोकसभा के वो थे एम अनंत शयनम आयंगर। एम अनंत शयनम आयंगर, ये फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे। ठीक है, अब देखो, स्पीकर को हटाया जा सकता है, मगर स्पीकर को हटाने के लिए उसको 14 दिन पूर्व नोटिस देना जरूरी है। और जब उसको हटाने का प्रक्रिया लोकसभा में चल रहा होता है उस समय स्पीकर अपने पोस्ट गद्दी पे जाके नहीं बैठ सकता है। तब उनकी गद्दी पे कौन बैठेगा, डिप्टी बैठेगा, क्योंकि जिसके ऊपर चल रहा है कार्रवाई वो आदमी तो फिर बैठ नहीं सकता है ना वहाँ। मगर वो अपने बारे में बोल सकते हैं, मतलब उनको बोलने का अधिकार है, अपना जो भी बोलना चाहें। ठीक है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स एंड वोट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। और यहाँ पे वो वोट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके खुद के बारे में चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे वो स्पीकर नहीं है, यहाँ पे वो स्पीकर की गद्दी पे भी नहीं बैठे हैं, वो वोट भी दे सकते हैं। बाकी मीटिंग्स में वो तुरंत वोट नहीं देते हैं, वो सिर्फ कास्टिंग वोट देते हैं, जो अभी आपको बताया कि जब वोट इक्वल होता है तभी वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, द स्पीकर हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्पीकर का काम होता है। जब लड़ाई उड़ाई कर रहा हो ये लोग, तो देखते हो आप लोग कि सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ एमपीज लोग को जो लड़ाई करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है मतलब हाउस से। तो ये सब स्पीकर के पास पावर होता है। इन द एब्सेंस ऑफ कोरम ऑफ द स्पीकर, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम क्या होता है देखो, कि जिस दिन बैठक हुई,
बैठक में मान लेते हैं कि 543 लोग हैं, उसमें से 10% भी नहीं पहुंचा, ठीक है, 54 लोग भी नहीं पहुंचे, 10% भी नहीं पहुंचा, तो कोरम पूरा नहीं हो पाया, है ना, कोरम पूरा नहीं हुआ, बैठक नहीं हो पाएगी। कोरम होता है 10%, अगर 10% लोग भी नहीं आए हैं तो स्कूल बंद करना पड़ेगा, आज डिस्कशन नहीं होगा, तो उस दिन संसद बंद कर दिया जाता है। तो अगर कोरम पूरा नहीं हुआ, ठीक है, और कोरम कितना होता है 10%, और कोरम पूरा नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ कोरम स्पीकर जो है वो हाउस को उस दिन सस्पेंड कर सकते हैं, ये स्पीकर के पास पावर है कि चलो चलो आज छुट्टी, अब आज लोकसभा आया ही नहीं, बारिश हो रही थी, कोई नहीं आया, छुट्टी, तो ये चीज। द स्पीकर्स कंडक्ट इन रेगुलेटिंग द प्रोसीजर मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, माने स्पीकर कुछ भी कोर्ट में करते हैं तो वो क्वेश्चन हाउस में, मतलब हाउस में वो कुछ भी करते हैं तो वो क्वेश्चन कोर्ट में नहीं उठ सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है, ये आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का आपस में नहीं बनता है, अगर लोकसभा कोई बिल पास करके राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा उस बिल को नहीं पास करती है, तो दोनों का ज्वाइंट सिटिंग बैठाया जाता है। और ये ज्वाइंट सिटिंग कौन बैठाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फिर दोनों को बुलाते हैं कि तुम लोग में डेडलॉक क्रिएट हो गया, 6 महीना से ज़्यादा हो गया, बिल पास नहीं किया, 6 महीना से ज़्यादा, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि बुलाते हैं, दोनों को बैठाते हैं। या उसी तरह मान लो उल्टा भी हो सकता है कि राज्यसभा बिल पास करके लोकसभा के पास भेजा, लोकसभा नहीं पास कर रहा है, तो प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि दोनों लड़ रहा है, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग, जैसे आप लोग के स्कूल में सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी, अगर लड़ रहा है तो दोनों को एक ही क्लास में बैठा दो, तो वैसा ही किया जाता है। आर्टिकल 108 से आता है ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, साथ में बैठा दिया। अब यहाँ पे भी तो कोई ना कोई मॉनिटरिंग करेगा ना, तो वहां पे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, वही मॉनिटरिंग करते हैं, वही अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की भी। समझ गए? ये सब हम लोग स्पीकर का पावर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द लोकसभा टू राज्यसभा, जब कोई मनी बिल, धन विधेयक, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आता है। देखो, ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, संविधान का संशोधन बिल है तो भी दोनों में आ सकता है, पर अगर मनी बिल है, बजट, पहले लोकसभा में ही आता है। मनी बिल, मनी बिल जो है वो पहले लोकसभा में ही आता है, फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, मनी बिल जब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जा रहा होता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो उस पे फाइल पे लिख देते हैं कि इट इज अ मनी बिल, और भेजते हैं राज्यसभा के पास। और जब ऐसा लिखा हुआ, यानी मनी बिल लिखा हुआ फाइल जब राज्यसभा के पास आता है, देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि इसको स्पीकर सर्टिफाई कर देते हैं कि यह मनी बिल है। अब राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती है, राज्यसभा को उसको पास करना ही होगा। अभी बताया ना कि ज्वाइंट सिटिंग होता है, पास नहीं करता है, डेडलॉक क्रिएट होता है। मनी बिल में कोई डेडलॉक नहीं, मनी बिल पे स्पीकर ने लिख दिया है मनी बिल है, अब राज्यसभा उसको रोक नहीं सकता है। राज्यसभा को मन नहीं है पास करने का, राज्यसभा क्या करेगा, 14 दिन तक चुप बैठेगा, फिर मनी बिल को खुद ब खुद पास समझा जाएगा। या तो राज्यसभा अगर कुछ प्रपोज करता है कि इसमें ये इतना रुपया नहीं, इतना रुपया होना चाहिए, और प्रपोज करके लोकसभा को वापस भेजता है, तब भी बिल को पास ही माना जाएगा। लोकसभा चाहे तो मन है कि चेंज करें राज्यसभा के अकॉर्डिंग तो करें, नहीं मन है तो ना करें, बिल को पास ही समझा जाएगा। माने मनी बिल पे राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता है। मनी बिल आता है आर्टिकल 110 से, ठीक है। धन विधेयक आर्टिकल 110, और धन विधेयक जो है ये प्रेसिडेंट से पहले अनुमति लेके तब लाया जाता है, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से धन विधेयक आता है, समझे ना, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से आता है धन विधेयक। और धन विधेयक को प्रेसिडेंट को पास करना जरूरी होता है। धन विधेयक को प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं, धन विधेयक को कभी भी वो लौटा नहीं सकते हैं, पास कर सकते हैं या रोक सकते हैं, लौटा नहीं सकते हैं, समझे। तो जब भी धन विधेयक पे स्पीकर का अंतिम ये होता है, फाइनल होता है अथॉरिटी, स्पीकर उस पर लिख देते हैं कि इट इज अ मनी बिल, यह एक धन विधेयक है, ऐसा लिख देते हैं, तो राज्यसभा फिर उसको रोक नहीं सकती है, कुछ नहीं भी करेगी, अगर रिकमेंडेशन नहीं भी देगी चेंजेस का या कुछ भी नहीं करेगी, तो 14 दिन बाद बिल अपने आप पास माना जाएगा, ठीक है।
तो बहुत पावर होता है मनी बिल में। इसीलिए सरकार अगर जैसे देखो अभी इधर बहुत ज़्यादा हुआ था, जो आधार है ना, हर चीज़ में सरकार आधार को ये कर रही है कि बैंक में भी आधार, हर चीज़ में आपका देखो आधार को जोड़ा जा रहा है। जो आपका ज़मीन का रिसिप्ट है उसमें भी आधार। तो आधार को जब बहुत ज़्यादा ये किया गया तो 2000 मतलब 16-17 में एक जो आधार एक्ट है ना उसको मनी बिल बोल करके सरकार ने पास किया। क्यों पास किया? क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को मेजोरिटी नहीं था, राज्यसभा में बिल रुक सकता था। लोकसभा से तो आराम से पास हो जाता है क्योंकि बीजेपी का हमेशा वहां मेजोरिटी है, पर राज्यसभा में नहीं था। तो बिल पे लिख दिया, आधार बिल पे मनी बिल, मनी बिल स्पीकर उस पर लिख दिए और भेज दिए राज्यसभा में। वो बिल पास, अब राज्यसभा के पास अटक नहीं सकता है, राज्यसभा तो रोक नहीं सकती क्योंकि मनी बिल है। नहीं तो राज्यसभा तो आराम से रोक देती, वहां पे कांग्रेस अधिक था, वो लोग फिर आधार एक्ट को रोक देता। ठीक है, तो क्या हुआ कि बिल वहां से भी पास हो गया क्योंकि वो मनी बिल लिख करके पास हुआ। इसके अगेंस्ट में लोग फिर कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट, कि सरकार क्या कर रही है कि कोई भी बिल जिसमें पैसा संबंधित कोई बात ही नहीं है, आधार बनवाना कंपलसरी किया जा रहा है, पैसा संबंधित कोई बात नहीं है, उस बिल पे भी सरकार मनी बिल लिख करके राज्यसभा को बाईपास कर रही है। माने राज्यसभा का रोल कानून बनाने में खत्म कर रही है सरकार। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट गया मामला। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को फटकार भी लगाया कि कोई भी बिल है आप उसको मनी बिल बोल के काहे पास करवा रहे हैं, आप राज्यसभा को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हुआ था। ठीक है, पर बाद में फिर सरकार इस चीज़ को प्रूफ किया कि आधार बिल जो है वो मनी बिल कैसे है, क्योंकि बैंक उंक से जुड़ा हुआ है तो इस कारण मनी बिल का वो दिया। ठीक है, फिर द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑन वेदर अ बिल इज मनी बिल इज फाइनल, जो बता दिया आपको। वाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट और द स्पीकर इज एब्सेंट फ्रॉम अ सिटिंग ऑफ द हाउस, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड, ये तो बता ही दिए। जब स्पीकर का ऑफिस खाली रहेगा तो डिप्टी स्पीकर चेयरमैन बन जाएंगे। एक्सेप्ट व्हेन रिजोल्यूशन फॉर हिज ओन रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, केवल एक ही बार स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर नहीं बैठ सकता है, जब डिप्टी स्पीकर को हटाने का ही जब चल रहा हो कार्रवाई तो डिप्टी स्पीकर नहीं बैठ सकता है। उसी तरह जब स्पीकर को हटाने की कार्रवाई चलती है तो स्पीकर फिर गद्दी पे नहीं बैठता है। एक और पावर स्पीकर का है जो आपको बता देते हैं, जब भी कोई एमपी या एमएलए, ठीक है, अगर उन पे दल बदल का चार्ज लग जाता है, दल बदल का चार्ज लग गया तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि तुम इस पार्टी से जीत के आए थे और इस पार्टी में अब जाके जुड़ गए तो अब तुमको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, या फिर आप निर्दलीय खड़े हुए थे और फिर जुड़ गए, डिस्क्वालीफाई। हम लोग दल बदल अधिनियम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं बताएंगे, आप लोग देख लेना। तो दल बदल में डिस्क्वालीफाई अगर करना है किसी एमपी एमएलए को तो फाइनल पावर स्पीकर का ही होता है। ऐसे तो किसी एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की शक्ति अगर एमपी है तो प्रेसिडेंट के पास है और अगर एमएलए है तो गवर्नर के पास है, और दोनों इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेकर के ही किसी भी एमपी को या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करते हैं। मगर दल बदल के केस में अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, केवल दल बदल के केस में, तो पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। समझ गए आप लोग? ये हम लोग आज का पूरा हमारा लेक्चर डिस्कस हो गया। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज कीजिए, कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।